अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी घाव का दूसरा हिस्सा। रशीदुद्दीन साहब और मैं दोनों तांगे में बैठे उनके घर के सामने उतरे और फिर छोटा सा सूटकेस निकालते हुए वो कहने लगे, आओ मियाँ चले आओ। और मैं एक तवील सांस लेकर उनके साथ चल पड़ा। हम मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। रशीद साहब ने सूटकेस रखते हुए कहा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, 1 मिनट सब्र। वो दौड़ने के से अंदाज में अंदर गए। फिर उन्होंने अंदर से मेहमान खाना खोल दिया और मैं बैरूनी कमरे में दाखिल हो गया। मेहमान खाना था, 2 बिस्तर नफासत से सजे थे। खासा कुशादा और हवादार कमरा था जिसमें एक दरवाज़ा गुस्ल खाने की तरफ भी जाता था। बस अब यहाँ आराम करो, मुँह हाथ धो लो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने कहा। बेहतर, मैंने कहा और रशीद साहब अंदर चले गए। मैं मुस्कुराते हुए उनके हालात के बारे में सोचता रहा, लेकिन एक खूबसूरत सी बच्ची ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। 8-9 साल की बच्ची चेहरे पर शरारत और मासूमियत सजाई थी। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे दिलचस्पी से देख रही थी, लेकिन उनमें शर्म भी थी। उसने अदब से मुझे सलाम किया और एक चप्पल मेरे पाँव के नज़दीक रख दी। जूते उतार दीजिए भाईजान, उसने मीठी आवाज़ में कहा। बहुत बेहतर मेरी नन्ही सी बहन, मगर पहले तारुफ हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खादिमा को अफशां कहते हैं। बहुत खूब, मैं सरफराज हूँ। नहीं, आपको सिर्फ मैं भाईजान कहूँगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब्बा मियाँ ने यही बताया है। ओह अच्छा, मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, आप भाईजान ही कह लें, लेकिन शर्त पर। क्या शर्त? आप हमारी सचमुच की बहन बनना पसंद करेंगी? गौर करेंगे, पहले आपको परखेंगे आप किस किस्म के भाई हैं, बच्ची ने कहा। बड़ी मासूम मगर शरीर थी, यकीनन रशीद साहब की बेटी थी। तो फिर आप इजाज़त दें तो हम मुंह हाथ धो लें। जी ज़रूर, आपको सफ़र की थकान भी होगी। अच्छा, तो आपको मालूम है कि मैं सफ़र से आया हूँ? जी, अब्बा जान ने बताया है और आपके लिए नाश्ता बन रहा है। हाँ, अभी आप अपनी मोहब्बत का सबूत हमें नाश्ते में शामिल करके ज़रूर दीजिएगा। यकीनन यकीनन, हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, मैंने कहा और वो मुस्कुराती हुई भाग गई। मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा, हाथ मुँह कर फारिग हुआ, बाहर निकल आया। बाहर बैठे हुए चंद मिनट गुजरे थे कि रशीदुद्दीन साहब आ गए। लिबास तब्दील कर चुके थे। उनके पीछे एक मुलाजिम ट्रे संभाले आया और उसने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता तो हम कर चुके हैं मोहतरम, मैंने कहा। अरे भाई, वो सफरी नाश्ता था और अभी खाने के वक्त में बहुत देर है। ये हल्की चीज़ें हैं, बस तुम माशाल्लाह नौजवान आदमी हो, बिस्मिल्लाह करो। मैंने बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारने शुरू कर दिए। रशीद साहब भी मेरे साथ शरीक थे। नाश्ते के दौरान मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। खलूस ऐसे भी मिल जाता है जिसकी तलब करना मुश्किल हो जाती है, और बाज़ औक़ात या फिर हम गलत जगहों पर उसे तलाश करते हैं। रशीद साहब से मेरा क्या वास्ता था? चंद घंटों के हम सफ़र थे, लेकिन उस शख्स के पास बेलौस मोहब्बत थी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी, क्या ये मुलाजमत शुरू करूँ? क्या मैं मुलाजमत कर सकूँगा? 1000 रुपये पास मौजूद हैं, ये आरिफ को वापस करने हैं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन उधार उधार ही होता है। नाश्ता कर लिया था और जहन में बहुत से प्रोग्राम थे। थोड़ा अरसा मुलाजमत करना पड़ेगी। आरिफ के पैसे वापस कर दूं और उसके बाद मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, यही मैंने फ़ैसला किया। सरफराज मियाँ, रशीद साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। किस सोच में डूबे हो भाई? कुछ नहीं रशीद साहब। अरे भाई, मेरी ख्वाहिश है कि तुम फिक्रों को जहन से निकाल दो। बस यूं समझो कि तुम्हारा घर है। जब तक मुलाजमत नहीं मिलती, इसी को अपना घर समझो, बाद में तुम सोच लेना। मेरा कोई बेटा नहीं है, माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं। हमेशा से बेटे की आरजू है। साले किस्म के नौजवान को देखकर एहसास होता है कि काश कोई बेटा होता। खैर, अपने मुश्किल से बनते हैं, लेकिन तलब को क्या किया जाए। बड़ी मुतासिर कुन गुफ्तगू थी। मैंने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। कोई जिम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता था? मेरी निगाहों के सामने तो कोई रास्ता नहीं था। अरे नफीस, उन्होंने किसी मुलाजिम को आवाज़ दी। जी मियाँ जी। मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। बेगम को भेजो। हालांकि मैं जानता था कि वो कबाड़ के पीछे से उन्हें देख चुकी होंगी, लेकिन उन्हें यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा शक्ल खातून अंदर आ गई। ये मेरी बेगम है, तुम्हारे लिए एक हमदर्द माँ साबित होगी। बेगम, ये सरफराज मियाँ हैं। रोशन आंखों और कुशादा पेशानी से इनकी फरासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस मेरी ख्वाहिश है इन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। बेगम साहिबा ने कहा, ऐसा ही होगा। अच्छा भाई सरफराज मियाँ, हमें इजाज़त। मुमकिन है दोपहर के खाने में तुम्हारे साथ शरीक ना हो सकें। नवाब साहब को हाज़िरी देनी है। जी बेहतर।
तुम यहाँ आराम करो, सोना चाहो तो सो जाओ, हमें तो रात को ही सोना नसीब होगा, हम मुलाजमत पेशा आदमी जो ठहरे। रशीद साहब ये कहकर उठ गए। बेगम साहिबा थोड़ी देर बैठी रहीं, फिर वो मुझे आराम का मशवरा देकर चली गईं और मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी ज़िंदगी के इस नए मोड़ के बारे में सोचने लगा। घर से कदम निकाल दिया था, देखना ये था कि अब ज़िंदगी कौन कौन से रास्तों पर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वही बेटी अफशा मुझसे खाने के लिए पूछने के बारे में आई। मैंने उसे कहा जो मर्जी बना दें। कहने लगी भाईजान आप कुछ कहें। मैंने कहा जो आप बनाएंगी मैं खा लूँगा। मुझे रशीद साहब के यहाँ रुके हुए तीसरा दिन था। 3 दिन जिस माहौल में गुजरे थे बड़ी अपनायत मिली। अफशा के अलावा दरख्शां भी मेरे सामने आ गई। 13 साल की बच्ची थी, पाकीज़ा और मासूम सी। वो अफशा की तरह तेज़ तरार नहीं थी बल्कि बिल्कुल सीधी सादी थी। चौथे दिन मैंने रशीदुद्दीन साहब से कहा मोहतरम मेरा ख्याल है कि मेहमान नवाजी का वक्त ख़त्म हो चुका, अब मुझे कुछ करने दें। अरे मियाँ कुछ करने का जज्बा बहुत काबिल कदर है, लेकिन मेरी सकत 1 माह की है। 1 महीने तक तुम बग़ैर कुछ किए मेरे मेहमान रह सकते हो। 31वें दिन तुम अपने बारे में सोचना और उसके बाद इंतज़ाम कर लेना, रशीद साहब ने कहा। रशीद साहब आपकी बात से मैं मुतासिर हूँ, लेकिन अगर इस दरमियान ही मैं कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है। दरअसल बात यह है सरफराज मियाँ कि मैं नवाब साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी उनसे मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। वो लुधियाना जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सका। वो वापस आ जाएं तो तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे वक्ती तौर पर एक ड्राइवर की जगह खाली है, मगर तुम। रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया। एकदम जहन में ख्याल आया कि क्या मेरी हैसियत सिर्फ यही है? क्या मेरी सलाहियतें इतनी जंग आलूद हैं कि जागीरदार साहब के इन बेटे को अब कोई मामूली सी मुलाजमत करनी पड़ेगी? फिर सोचा शुरुआती दिनों में ऐसे करने में कोई हर्ज नहीं। जब रकम इकट्ठी हो जाए तो फिर इस मुल्क से बाहर निकल जाऊंगा, उसके बाद जो शायान शान हो। लेकिन फ़िलहाल कुछ और करना मुमकिन नहीं। दूसरों के टुकड़ों पर पलने से बेहतर है कुछ किया जाए। चुनाचे कुछ देर के बाद मैंने रशीदुद्दीन साहब को मुखातिब करते हुए कहा, रशीद साहब आपने ज़िंदगी का तवील सफ़र तय किया है। आप जो कुछ मेरे सामने है इससे अंदाज़ा होता है कि नहायत खुश उसलूबी से यहाँ तक पहुँचे हैं। वल्लाह लड़ाई का मूड चौपट कर दिया, बड़ी खुश करने वाली बात कह दी, वरना मैं तुम्हारी इस खामोशी पर एक नक्शा जहन में बटोर चुका था। रशीदुद्दीन साहब हंसते हुए, रशीद साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ना मुझे जानते हैं ना मेरे बारे में कुछ जानते हैं। आपने कुछ सोचा ना समझा और मुझे अपने मकान में जगह दे दी, आखिर क्यों? रशीद साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैंने सारी ज़िंदगी खौफे खुदा में गुजारी है। हर लम्हा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की है और दूसरे की भी। कुछ मामलात खुदा पर छोड़े जाते हैं। तुम मेरे दिल को भाए, मेरी क्या औकात है जो तुम्हारी खिदमत करूं। बस मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था। फिर तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ ऐसी लगी, तुम ख़ानदानी आदमी लगे। मैं उनकी बात सुनकर कहने लगा, आप बहुत अजीम है रशीद साहब। वो कहने लगे, बेटा क्या तुम पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो बेटा मैं इसीलिए कुछ हिचकिचाया कि तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी। मैं ड्राइविंग जानता हूँ रशीद साहब। तो क्या तुम? जी हाँ मैं ड्राइविंग ज़रूर करूँगा, आप मुझे मुलाजमत दिलवा दीजिए। लेकिन मियाँ तुम तो तालीम याफ्ता हो, इसीलिए मैं पूरी दयानतदारी से मुलाजमत करूँगा ताकि मेरी इल्म की तौहीन ना हो। नवाब साहब की वापसी पर तुम्हें कोई उम्दा मुलाजमत दिलवा दूँगा, ये ड्राइवर की नौकरी तुम मत करो। नहीं, आप मेरी ख्वाहिश है कि आप फौरी तौर पर इसी नौकरी का बंदोबस्त करें। अच्छा बेटा दिल तो नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी अजमत का सिक्का दिल पर बैठ गया है। बहरहाल अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं बेगम साहिबा से कल बात करूँगा। मैंने कहा, रशीदुद्दीन साहब मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। दूसरा दिन भी हस्ब मामूल था। अफशा और दरख्शां दोनों से गपशप हुई, लेकिन दोपहर को एक अजीब वाक़या हुआ। दरवाजे पर आहट हुई, मैंने पुकारा अफशा, मगर मुझे मालूम नहीं था कि अफशा और कहकशां दोनों घर पर नहीं थीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने फिर पुकारा अफशा। अफशा मौजूद नहीं है सरफराज साहब। एक लरसती हुई अजनबी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उठ गया। लेकिन अभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि पर्दा हटा और एक खूबसूरत सी लड़की निगाहें नीची किए अंदर आ गई। उम्र कोई 20 साल के करीब होगी। खुलता हुआ शरबती रंग, बड़ी बड़ी आंखें। वो दोनों शरीर अंदर कोठी में चली गई हैं। खाने का वक्त हो गया, यूं भी अम्मी जान ने मुझे आपके सामने आने की इजाज़त दे दी है, उसी लड़की ने मीठी आवाज़ में कहा। मैंने कहा, गालबन आप कहकशां हैं। जी हाँ। वो खाना रख कर खड़ी हो गई। हालांकि उसका काम ख़त्म हो गया था, उसे चले जाना चाहिए था।
शुक्रिया कहकशां बीबी, आपको जहमत करना पड़ी। मैंने कहा। ये रशीदुद्दीन साहब की तीसरी बड़ी बेटी थी। कहने लगी, शर्मिंदा न करें, मैंने तो आपकी कोई खिदमत नहीं की, हालांकि मेरी दिली ख्वाहिश थी। उसकी लरजती आवाज़ बहुत कुछ समझा गई थी मुझे। मैं हक्का बक्का रह गया। ये अल्फाज सादगी से कहे गए मगर उनमें कई मैनी पोशीदा थे। उसने फिर कहा, खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा, मैं खा लेता हूँ। अभी खा लीजिए ना मेरे सामने, उसने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी शोखी थी और मुझे संभलना पड़ा। रशीदुद्दीन साहब की शफीक सूरत मेरी आंखों के सामने घूम गई। ज़रा सी भी लर्जिश हो गई तो कायनात हिल जाएगी, भरम टूट जाएगा, मुझ पर से भी और खुदा पर से भी। उस शख्स ने अपना सब कुछ दाव पर लगाकर मुझे सौंप दिया है। मैंने कहा, कहकशां बीबी, आपने खा लिया? वो कहने लगी, नहीं। तो जाइए ना, आप भी खाइए जाकर। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो बैठ जाइए। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई। वो खूबसूरत थी मगर जुलेखा से खूबसूरत नहीं थी। जुलेखा को मैं खुद ठुकरा चुका था। मैंने खाना शुरू किया और वो बैठी मुस्कुराती रही। फिर मैं जब खा चुका तो उसने शिकायती अंदाज में कहा, आपने तो हमें खाना खाने का पूछा तक नहीं। मैंने कहा, नहीं, छोटी बहनों से पूछा नहीं जाता। वो धक से रह गई। सरफराज साहब, उसने सहरज़दा अंदाज में कहा। बुरी बात बेटे, बड़े भाइयों के नाम नहीं लेते। वो फिर बोली, सरफराज साहब। अब उसके अंदाज में एहतजाज था। सिर्फ भाईजान कहो मुझे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल में एक अजीब सी रोशनी थी और ये खुदा का शुक्र था कि उसने गुनाहगार बंदे का भरम कायम रखा। अजीब हालात में हमारी मुलाकात हुई है कहकशां, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। कोई भी नौजवान तुम्हें देखकर दिल थाम सकता है, मगर मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम्हें भाई की हैसियत से मैं पसंद नहीं? और मेरी बात पर कहकशां की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो फिर सिसकियाँ लेते हुए बोली, मेरी खता नहीं है भाईजान, मेरा कोई कसूर नहीं। बर्तन रख दो कहकशां, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। अब्बू जान अम्मी से कह रहे थे कि सरफराज अच्छा लड़का है, अगर मुलाजिम हो जाए तो कहकशां के लिए कैसा रहेगा। बस उस वक्त मुझसे भूल हो गई। मैं रशीद साहब से झगड़ा कर लूँगा, उनसे कहूँगा कि उन्होंने मेरी बहन को आखिर क्या समझा। मैं खुद इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा तलाश करूँगा। वाह, कोई मेरी बहन ऐसी गई गुजरी है कि मुझ जैसा आदमी उससे शादी करे। भाईजान, अल्लाह अब्बू जान से कुछ ना कहें, आपको मेरी कसम, गलती मेरी है, अब्बू जान से कुछ ना कहें। अच्छा, नहीं कहूँगा, बस एक बार प्यारे भाईजान कह दो। भाईजान, इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई और मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मेरी बहन, अपने आंसू पोंछ लो। और फिर वो बर्तन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन अचानक बर्तनों का छनाका सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में पहुंचकर अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। कहकशां दरवाजे के करीब मुंह फाड़े खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच साफ सुथरी जमीन पर रशीदुद्दीन साहब सजदा रेज थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। ये सजदा रेजी कैसी थी कि रशीदुद्दीन साहब बेहोश थे? क्या हुआ था उन्हें? मैं बेचैनी से उनके करीब पहुंचा रशीदुद्दीन साहब, और उन्होंने गर्दन उठाई। उनकी आंखें, रुखसार और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मैंने परेशानी से पूछा, रशीद साहब क्या हुआ? मियाँ, रो लेने दो, इसके हजूर आंसुओं के नजराने पेश कर लेने दो मुझे। रशीदुद्दीन साहब भर्राई आवाज़ में बोले, क्या हुआ? कुछ कहिए तो सही। शादी मर्ग हो गया है मुझसे। गुनहगार को कैसे नवाजा है उसने मेरे खलूस का भरम रखा। पेट का हल्का हूँ मियाँ, खुशी को छुपा नहीं सकता। आओ तुम मेरे साथ अंदर आओ, उन्होंने कहा और कहकशां का और मेरा हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले आए। बैठ जाओ तुम दोनों। उन्होंने जो कुछ कहा, कुछ हालात मेरी समझ में आ रहे थे। कहकशां बेटे, एक बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें इस तरह पाक, साफ और बेगुनाह समझता हूँ जिस तरह इससे पहले। दरअसल वालिदैन पर अहम फ़राइज़ होते हैं और फ़राइज़ की अदायगी में देर नहीं करनी चाहिए। दरअसल मैं तुम्हारी नौकरी की खुशखबरी सुनाने आ रहा था कि मैंने तुम्हारी और कहकशां की बातें सुन लीं। कहकशां उनकी बात सुनकर शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। कहकशां से वो बोले, बेटा शर्मिंदा मत हो, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही पाकबाज हो। और मियाँ, तुम्हारे लिए मैं क्या अल्फाज अदा करूँ? तुम जैसा अजीम इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। कहकशां को रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, मगर तुम्हारे जैसा भाई नहीं मिलेगा। मुझे फ़ख्र है तुम पर, मगर बेटा अब तो जानना और भी ज़रूरी हो गया कि तुम किस ख़ानदान के ताल्लुक़ रखते हो। मैंने कहा, रशीदुद्दीन साहब, इस बात को छोड़िए। आप किसी नौकरी की जिक्र कर रहे थे।
हाँ बेटा, मैंने बेगम साहब से बात कर ली। वो कहते हैं नवाब साहब के इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उन्होंने रख लिया है, और वो कहती हैं कि तुम्हारी हैसियत मुलाजिम की नहीं बल्कि एक फ़र्द की सी होगी जो उस घर का एक अहम फ़र्द होगा। मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर कल से काम शुरू कर दो मियाँ। वैसे तनख्वाह माकूल है, तुम्हारे ख्याल में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए तुम्हारी? मैंने कहा जो आपके ख्याल में दुरुस्त हो। अरे भाई 350 रुपये माहवार, इसके अलावा रिहाइश। लेकिन मैंने बेगम साहिबा से मना कर दिया और कह दिया कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा इंतहाई मुनासिब। तो फिर मियाँ कल से काम शुरू करो, रशीदुद्दीन साहब ने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। यूं उस अजीबो गरीब दिन की दोपहर का इख्तिताम हुआ। लेकिन ये हैरत अंगेज वाक़या आज भी मेरे लिए बड़ी संगीन हैसियत रखता है। मुझे दिल ही दिल में हंसी भी आई। 350 रुपये, इससे दुगनी कीमत की खुराक तो मेरा घोड़ा दिलावर खा लिया करता था। इतने पैसों के तो हर माह मैं कारतूस खर्च कर देता। लेकिन उस वक्त मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मुझे 350 रुपये की मुलाजमत भी करनी पड़ेगी। दर हकीकत मुझे बेहद खुशी थी, क्योंकि रशीदुद्दीन साहब बहुत खुश थे। दूसरे दिन मुझे रशीदुद्दीन साहब अपने साथ ले गए। गो के नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन साहब की कोठी और रिहाइश गाह उनसे मुंसलिक थी, लेकिन मैं उस तरफ कभी फटका नहीं था। उधर की दुनिया खासी मॉडर्न थी। कोठी की बनावट भी जदीद थी और उसके रहने वाले भी पर्दे की हुई ख़ास रस्म नहीं थी। मुझे बेगम साहब का के सामने पेश किया गया। उधेड़ उम्र की एक शरीफ औरत दिखाई दे रही थी। बेगम साहिबा, ये फराज मियाँ हैं। मैंने पहले इन्हें नहीं देखा। वो कहने लगी, कल मैंने इनके बारे में अर्ज़ किया था ड्राइवर के लिए। बेगम साहिबा के चेहरे पर हैरत थी। मेरी वजाहत और मेरा हुस्न देखकर वो मुतासिर हो गई। कहने लगी, मेरा मतलब है इन्हें एतराज़ तो नहीं होगा रशीद भाई? अरे नहीं बेगम साहिबा, एतराज़ की क्या बात। बहरहाल मियाँ, हमारे यहाँ इंसानों की हैसियत मुकर्रर नहीं की जाती। तुम्हारी हैसियत ड्राइवर की नहीं बल्कि एक घर के फ़र्द की है। मैंने कहा, बेगम साहिबा मेरी खुशबख्ती है। अलबत्ता बेगम साहिबा ने इधर उधर देखकर कहा, कौसर ज़रा बदतमीज़ है, दिल की बुरी नहीं, ज़ुबान की बड़ी बुरी है। उसके बाप ने उसका नाश कर रखा है। तुम रशीद भाई से पूछो, खुद मुझे उसकी हरकतें एक आंख नहीं भाती। तो मियाँ ज़रा उसकी इन बदतमीज़ियों को नज़रअंदाज कर देना। आप फिक्र न करें बेगम साहिबा, मैंने कहा, हालांकि मैं नहीं जानता था कि ये कौसर आखिर क्या बला है। रहोगे तुम रशीद भाई के साथ? बेगम साहिबा ने पूछा। जी बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा। उस शाम खासी तब्दीलियाँ रुनमा हुईं। मसलन ये कि मुझे रात के खाने पर ख़ास तौर पर अंदर बुलाया गया। रशीदुद्दीन साहब ने मेरी मुलाजमत की खुशखबरी सबको सुनाई। उनकी सारी बेटियां मेरे सामने आईं। यूं भी मैं उनसे वाकिफ़ नहीं था, वो सब तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। उनमें कहकशां भी शामिल थी, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से साफ था। दूसरे दिन से मैंने मुलाजमत पर जाना शुरू कर दिया। खूबसूरत कार की चाबी मेरे हवाले कर दी। मैंने कपड़ा निकाला और कार के शीशे साफ करने लगा। दर हकीकत इस दिलचस्प तस्वर से लुत्फ़ आ रहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ। हर्ज भी क्या था, जागीरदार तौकीर अहमद अपनी जागीर संभाले, मुझे इसकी क्या परवाह है। मुझे मेरी ड्राइवरी मुबारक। दूर खड़े रशीदुद्दीन साहब मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनके चेहरे के तासुर नोट किए। उनके चेहरे पर अफसोस था। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा तैयार होकर निकली। मैं उस वक़्त कार के शीशे साफ कर रहा था। उन्हें दूर से निकलते देखकर मैं जल्दी से सीधा खड़ा हो, और फिर जब वो करीब पहुंची तो मैंने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठ गईं और मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पहाड़गंज चलना है। क्या नाम बताया था तुमने? सरफराज, मैंने कहा। हाँ सरफराज मियाँ, ज़रा पहाड़गंज चलो। जी बहुत बेहतर। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बेगम साहिबा, मैंने थोड़ी दूर चलने के बाद कहा। जी क्या बात है? दरअसल मैं दिल्ली पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। बस एक बार बता दें, फिर नहीं भूलूंगा। मैं बताती रहूँगी मियाँ, और कल से तुम शहर में निकल जाया करो। रोज़ाना 2-3 घंटे घूम लिया करो, रास्ते खुद ब खुद मालूम होते जाएंगे। जी ठीक है बेगम साहिबा। अब दाहिने हाथ से चलो, चौराहा आए तो बाएं मोड़ लेना, बेगम साहिबा ने कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। रशीद भाई बता रहे थे कि तालीम याफ्ता हो। जी थोड़ा बहुत। शक्लो सूरत से तो तुम किसी बड़े घराने के लगते हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, इरशादाबाद का। अच्छा, और भी बहन भाई हैं? जी हाँ। ठीक है मियाँ, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, जो कुछ उसने दिया उसी का करम है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना। मैंने चौराहे की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा, जी बहुत शुक्रिया। बस तुम यहाँ इंतज़ार करो, मुझे आधा घंटा लग जाएगा, बेगम साहिबा ने कहा, और मैंने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला।
वो उतर गईं और मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगा। कुदरत के खेल निराले हैं। मैं सोच रहा था कौन जानता है कि इसका मुकद्दर उसे कहाँ ले जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को हर हाल में हालात से समझौता ज़रूर करना चाहिए। अब दोपहर के खाने की बारी थी। खाने का इंतज़ाम भी नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन के यहाँ था। एक शरीर सी जवान मुलाजिमा मेरे पास आ गई। ड्राइवर साहब, खाना कहाँ खाएंगे? उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मैंने शरारत से पूछा, आप कौन हैं? नूर जहाँ। अच्छा माशाल्लाह, तो बेगम नूर जहाँ मुझे नहीं मालूम मैं खाना कहाँ खाऊंगा? क्वार्टर में दूसरे लोग खाना खाते हैं, आप भी वहाँ चलो। अरे नहीं, ऐसा करो कि आज तुम खाना यहीं ले आओ, घास पर बैठकर खाते हैं। जैसा आप कहें जी। वो मुड़ गई और थोड़ी देर बाद वो खाना ले आई। थोड़ी देर के बाद खाना लेकर आई तो ट्रे में उम्दगी से खाना लगा हुआ था। पानी का जग और गिलास भी था। उसने मेरे सामने खाना रखा और मुझसे थोड़े दूर फासले पर घास पर बैठ गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, आपका ताल्लुक बावर्ची खाने से है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तो आप वहाँ जाएं, मैं बर्तन ले आऊँगा। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ, मैं बर्तन ले जाऊँगी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी। वो मुझ पर कुछ मेहरबान दिखाई दे रही थी और उसकी मेहरबानी मेरा काम ख़राब कर सकती ही थी। उसी वक़्त अचानक रशीदुद्दीन साहब कहीं से आ निकले। मैं गर्दन झुकाए खाने में मसरूफ़ था। मुझे देखकर गुस्से में आ गए। मुझसे खाना छुड़वाया और बाजू से पकड़कर मुझे साथ ले गए। मुझे उनकी इस हरकत पर बड़ी हैरत हुई। वो मुझसे बड़े नाराज़ लग रहे थे। मुझे पकड़े पकड़े अपने क्वार्टर में पहुंचे और बेगम से कहने लगे, ये आज से मुलाजमत नहीं करेगा। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? रशीदुद्दीन साहब, क्यों? अरे तुम कार क्यों साफ़ कर रहे थे? मैं ड्राइवर हूं तो मेरी ड्यूटी है। नहीं, मुझे सख्त गुस्सा आया तुम्हारी इस हरकत पर। कार तुम साफ़ नहीं करोगे, बल्कि तुम नौकरी आज से ख़त्म। मैंने कहा, रशीद साहब, मुझे नौकरी करने दीजिए। मुझे इतना प्यार ना दें कि मैं निभा ना सकूं। हमें इसका बदला नहीं चाहिए बेटा, बस एक आस रहने दो। तुमने खुद कहा है कि हमारा तुम पर हक है। मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसे कार साफ़ करते देखकर दिल गिरफ्ता ना होता? मैंने कहा, ठीक है, मुझे काम करने की इजाज़त दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा कार साफ़ नहीं करूँगा, बल्कि ऐसी कोई गिरी हरकत नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, तो कार फिर लड़का साफ़ कर दिया करेगा। मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूँगा। जी बेहतर है, मैंने कहा और उस रात रशीद साहब और उनके घराने के खलूस के बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन नाश्ता करके मैं फिर नवाब फ़ैरोज़ुद्दीन की कोठी पर अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया। तब मुझे बेगम साहिबा का पैगाम मिला कि मैं उनके पास पहुँचूँ। मैं उनके पास चला गया। कहने लगी, सरफराज मियाँ, कौसर अपनी सहेलियों के साथ कोटला जा रही है, तुम तैयार रहो। मैं तैयार हूँ बेगम साहिबा। ठीक है, वो आधे घंटे में आ जाएगी। जी बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। एक लड़का गाड़ी की सफाई कर रहा था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। अभी बैठे थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि पीछे से आवाज़ आई, ड्राइवर साहब, और मैं उछल पड़ा। पीछे नूर जहाँ खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुझे उस पर तरस आ गया। उसे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। आओ नूर जहाँ, कल आपने खाना क्यों छोड़ दिया था बाबू? दरअसल नूर जहाँ, मेरा खाना रशीद साहब के यहाँ तैयार होता है, वहीं खाना पड़ता है। तुम कुछ ख्याल मत करना। रशीद साहब तुम्हारे क्या लगते हैं ड्राइवर बाबू? वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, उसने गर्दन हिला दी। तब तो ठीक है, चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया नूर जहाँ, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। अच्छा ड्राइवर बाबू, कोई चीज़ खाने को दिल चाहे तो मुझे बता दिया करो। मैंने कहा, ज़रूर बताऊंगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नूर जहाँ शायद अपने जहांगीर के इंतज़ार में थी और उसी की तलाश में थी। आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? मैंने कहा, तुम मुझे ड्राइवर ही कहा करो। क्यों? बस मुझे यही अच्छा लगता है। और फिर उसके होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम करने हैं। और फिर मेरी निगाह कोठी के बरामदे की तरफ उठ गई। बिलाशुबा हसीन तरीन लड़की थी। पुरकशिश आंखें और बड़ा खूबसूरत रंग था। ऐसा लगता था शहद और मैदे की मिलावट की गई हो। किताबी चेहरा, सीधे सीधे लंबे बाल, बेहद खूबसूरत। लिबास भी मुनासिब था। बहरहाल गुरूर उसके चेहरे पर नुमाया था, क्योंकि मिसाली हुस्न रखती थी। वो शायद नवाब साहब की बेटी थी। मैं तेज़ी से उस कार की तरफ बढ़ गया। एक मुलाजिम बास्केट उठाए आया। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और वो मुझे घूरती हुई मेरे पास पहुंच गई। ड्राइवर कहाँ है? उसने कहा, लेकिन लहजा बहुत सख्त था और मुझे बेगम साहिबा की बात याद आ गई कि लड़की बहुत मगरूर है। मैंने नरमी से कहा, तशरीफ़ रखिए खातून। उसने कहा, तुम कौन हो? मैंने अदब से कहा, आपका ड्राइवर।
अरे तुम ड्राइवर हो, लेकिन तुम्हारी वर्दी कहाँ है? उसने कहा, कल ही मुलाजिम हुआ जी, अभी वर्दी तैयार नहीं। लेकिन मैं बगैर वर्दी के ड्राइवर पसंद नहीं करती, समझे? अगर मुझे जल्दी ना पहुंचना होता तो। वो कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। लड़के ने बास्केट पीछे पकड़ रखी थी। मैंने गहरी सांस ली। कौसर की बदतमीज़ी पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं तो कुंदन बन रहा था, आइंदा के हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की और कोठी से बाहर निकल आया। मैंने पूछा, कहाँ चलूं? दरियागंज चलो, पहले मैं उज़्मा को साथ लूँगी। जी, लेकिन आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं दिल्ली में अजनबी हूँ, आप रास्ता बताएंगी। वो तंजिया अंदाज में बोली, बरेली से आए हो? और मैं उसके तंज को पी गया, क्योंकि बरेली का पागल खाना मशहूर है। मैंने कहा, जी नहीं, इरशादाबाद से आया हूँ। कहने लगी, मुझे चरब ज़बानी पसंद नहीं, समझे? समझ गया, लेकिन अब किधर चलूँ? सीधे चलते रहो, आगे से बाएं मुड़ जाना, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। वो बेजार सी शक्ल बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं तुझे आसानी से ठीक कर सकता हूँ हरी मिर्च, लेकिन जाने दे, मेरा मकसद कुछ और है। जा, तुझे माफ़ किया, मैंने दिल ही दिल में कहा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। फिर उसने मुझे आगे रास्ते बताए और मैं चलता रहा। बस सामने वाली कोठी के कंपाउंड में चलो। जी अच्छा। मैंने कार की रफ्तार सुस्त की और खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गया। कार रोककर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो उतरने लगी। गुस्से से बोली, आदाब सीखो, दरवाज़ा खोलने के। ऊंट की तरह सामने खड़े रहते हो, एक तरफ हटो। जो बातें मैं नहीं जानता बीबी मुझे बता दिया करे, मैं याद रखूंगा, मैंने कहा। लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर आगे बढ़ गई। लड़की क्यों अपने ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है, होश की दवा कर, मैंने दिल में सोचा। अभी बहुत से कठिन मराहिल से गुजरना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक और लड़की के साथ बाहर निकली। सांवला रंग लेकिन खूबसूरत नक्शो निगार थे, वो भी हसीन थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे बहुत दूर हटकर खड़ा हो गया और वो दोनों बैठ गईं तो दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उस दूसरी लड़की उज़्मा ने पूछा, कौसर ये कौन है? कौसर ने जवाब दिया, ड्राइवर। अच्छा, उज़्मा की आप बड़ी मन्नी खेज थी। अब कहाँ चलूँ जी? फतेहपुर चलो, कौसर ने जवाब दिया। सीधा चलते रहो। जी अच्छा। नए हैं, दिल्ली से नावाकिफ़ हैं, कौसर ने उस उज़्मा को बताया। उज़्मा शरारत से बोली, ये ड्राइवर इंपोर्ट किया है। कौसर ने खुश्क लहजे में कहा, फजूल बातों से परहेज करो। उज़्मा हंसकर बोली, मालूमात के लिए पूछ रही हूँ, बहरहाल ड्राइवर लगता नहीं। फतेहपुर की एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर एक बार फिर मुझे कार रोकनी पड़ी। यहाँ 4 कारें और खड़ी थीं और उनके नज़दीक बहुत सी लड़कियाँ थीं, लेकिन लड़कियों के दरमियान एक बंदर भी नजर आ रहा था। चेहरा चौड़ा, घनी मूंछें, शेरवानी और पाजामा पहने, अच्छे हाथ पैरों का मालिक था। इन लड़कियों के दरमियान सिर्फ वही मर्द था। उज़्मा ने पूछा, अरे ये कौन है? पता नहीं, ड्राइवर तो नहीं हो सकता। पता चल जाएगा। सारी लड़कियां हमारी तरफ बढ़ीं। पता चला वो भाई साहब इनकी सहेली नाहिद के खाला के बेटे थे, सहारनपुर से आए थे, वहीं रहते थे। नाहिद ने उसे बताया और अब इनके साथ जा रहे थे। नाहिद और कौसर के साथ उज़्मा और एक और लड़की, यानी 4 लड़कियां मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गईं। अचानक किसी की निगाह मुझ पर पड़ी और उसने पूछा, अरे ये कौन है? मैंने इतने में गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कौसर ने जवाब दिया, मेरा ड्राइवर है। फेरोज शाह के कोटले पर सफ़र ख़त्म हो गया। लड़कियां उस पुरफ़िज़ा मकाम पर कारों से उतर गईं। खाने पीने की चीज़ें साथ लाई गई थी, पिकनिक का सा अंदाज था। बकिया तीनों कारों के ड्राइवर भी नीचे उतर आए। वो मेरे करीब पहुंच गए, आपस में तारुफ किया गया। उनकी बातें ड्राइवरों जैसी थीं, जिनसे मैं जल्दी बोर हो गया और फिर मैं एक तरफ चल पड़ा। मैंने एक ऐसी जगह संभाल ली जहां से मैं लड़कियों पर निगाह रख सकता था। रंगीन लिबासों के दरमियान वही शेरवानी वाले साहब भी फिर रहे थे। बहुत अजीब से नौजवान थे, कोई अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में हवस थी। वैसे लड़कियां उसकी वजह से ज़्यादा फ्री नहीं हो रही थी। न जाने क्यों उसे महफिल से निकाल दिया गया। उसकी गर्दन लटकी थी और वो मेरी तरफ चला आ रहा था। अरे मियाँ सुनो, उसने मुझे पुकारा। कौन हो तुम? जी मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, शायद मैंने तुम्हें देखा, वो सफ़ेद गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? मैंने कहा, जी हाँ। अच्छा, तो फिर तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसने मैंने खेज अंदाज में कहा। मैंने कहा, क्या मतलब आपका? अरे यार, क्या नाम है उसका? किसका नाम? अरे वही तुम्हारी मालकिन का। उसने हंसते हुए 10 का नोट निकाला और मेरी जेब में ठोंस दिया और मैं हक्का बक्का रह गया। गोया वो तनो तोश में खासा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे हटाकर आसानी से पटक सकता था। मेरा दिल चाहा कि उसके जबड़े तोड़ दूं, लेकिन अचानक मेरे जहन में ख्याल आया,
मगरूर लड़की को क्यों ना इस अंदाज में सजा दी जाए। वेरी गुड, तफरी रहेगी और इस गधे का दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा शायद तुम कौसर की बात कर रहे हो, और उसने दोनों हाथ सीने पर रख दिए। हाँ यार, लुट गए यार हम तो इस लड़की को देखकर, उसने बड़े लोफराना आशिकाना अंदाज में कहा। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।